बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो रेस्पायरेशन से रिलेटेड था। फर्स्ट ईयर का जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 है और यूएचएस का जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 5 है। बेटा ये जो हमारे पास रेस्पायरेशन है ना, इसके अंदर हमने कहा कि जो रेस्पायरेशन हम स्टडी कर रहे हैं वो सेलुलर रेस्पायरेशन है। और जो सेलुलर रेस्पायरेशन है ना, उसके अंदर हमने कहा कि एक तरह की जो रेस्पायरेशन होती है उसे हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरी तरह की जो रेस्पायरेशन होती है ना उसे हम एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है ना बेटा, उसको आप डिस्कस कर चुके हो। आपने पढ़ा कि जो ग्लूकोज होता है ना उसकी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के हवाले से हमने पढ़ा कि ग्लूकोज जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ब्रेक डाउन होती है। और उस कंप्लीट ब्रेक डाउन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो भी आज हमने देखना है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन थी उसके अंदर हमने देखा कि बेसिकली जो प्रोसेस इंक्लूड थे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन थी। हमने पढ़ा कि ग्लूकोज की अप टू द पायरोवेट लेवल ब्रेक डाउन हो गई है और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से कितने पायरोवेट के मॉलिक्यूल बने, उसका आंसर है 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब पायरोवेट का आगे बेसिकली मेटाबोलाइज करना इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है। अगर तो ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है तो उसे हम मतलब उसकी मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करता है ना, तो तब हम कहते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। अगर पायरोविक एसिड मेटाबोलाइज करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम इसे कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है बेटा, आज हमने देखना है एरोबिक रेस्पिरेशन को। देखिए बेटा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर जो स्टेप्स इंक्लूड्स हैं, नंबर 1 पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, नंबर 2 क्रेब्स साइकिल, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, which is also known as the respiratory chain that is coupled with the oxidative phosphorylation या एसोसिएटेड भी आप कह सकते हैं, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के साथ एसोसिएट कर रही होती है। तो इन कुछ चीजों को हमने देखना है। ठीक है बेटा, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन क्या होती है? देखिए, आपने ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस पढ़ा था। पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर ना आपने कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव होते नहीं देखा। ठीक है, जो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है ना, सबसे पहले इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, फिर इसको हम मजीद क्या कहते हैं। जो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन है इसका अदर नेम भी है, इट इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। यानी कि दो बातों का मजमूआ है, एक ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीडेशन होनी है। क्या होनी है? ऑक्सीडेशन होनी हर हाल में। दूसरी बात है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होती है? डीकार्बोक्सिलेशन हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होनी है। अब अगर आपके पास एमसीक्यू में पूछ लिया जाए ना, अल्फा ऑप्शन है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन,
बीटा ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, डेल्टा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या इसकी जगह आप कर लें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होती, तो इन चारों स्टेप्स में से आंसर क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज दैट पर्टिकुलर स्टेप इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिमूव्ड। कौन सा एक प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होती लेकिन उसके बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, तो वो कौन सा है? वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस था। स्टिल आपने पढ़ा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। कौन सा एक प्रोसेस है जिसे हम सिंगल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं? सिंगल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हम कहते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन को। सिंगल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किस बेस पे कह रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जो डबल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, जहां पर दो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो है क्रेब्स साइकिल। ये हमने कुछ जनरल चीजें देखी कि कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, किसमें दो हो रहे हैं, किसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, और किसमें बिल्कुल ही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो रही। ठीक है बेटा, अब देखें हम चलते हैं पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन की तरफ, जिसे हमने क्या कहा? इट इज आल्सो नोन एज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का हम नाम दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखें हमारे पास पायरोवेट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड C3H4O3। पायरोवेट बेसिकली हमने एक बात हम पढ़ते हैं, इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स पायरोवेट ऑन एंट्री into the mitochondria, for the entry of each pyruvate into the mitochondria, in case of the eukaryotes there is the consumption of 1 ATP। एक ATP जो है वो कंज्यूम होता है। अब टोटल हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर कितने पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बने? 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है टोटल कंजप्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 2। यूकैरियोट्स के केस में बता रहा हूं। प्रोकैरियोट्स में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही मौजूद नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होगा। इस वजह से जब हम नेट गेन चेक करेंगे ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर एटीपी का, तो आपको एक बड़ा वाज़ेह फर्क आएगा नजर के प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेट हो रहे हैं नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के तौर पे। लेकिन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के अंदर अब हम बात कर रहे हैं पायरोवेट ने कन्वर्ट किसके अंदर होना होता है? अब लोकेशन की बात करो, देखिए लोकेशन हमारी बुक के अंदर नहीं है। पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन किधर होती है? पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। इसकी लोकेशन का कभी एमसीक्यू नहीं आया क्योंकि हमारी बुक में मौजूद नहीं है। बाकी जो लोकेशंस हमारी बुक के अंदर गिवन है कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है, इसी तरह से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसके अंदर होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके अंदर होती है, वहां से एमसीक्यू आते हैं।
इसकी लोकेशन का एमसीक्यू नहीं आता, इस वजह से काफ़ी सारी कंट्राडिक्शन भी एग्जिस्ट करती है। कुछ टीचर्स पढ़ाते हुए बताते हैं कि जो पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है। कुछ कहते हैं कि इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जाके होती है। ठीक है, इस हवाले से आपने जो बात याद रखनी है ना, जो मेरा नाकिस सा इल्म है, जो मैंने पढ़ा अब तक, उसमें यही है कि जो पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन होती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि हर पायरुवेट का मॉलिक्यूल जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है ना, तो उस एंट्री के वक्त जो है वो कंजप्शन ऑफ एटीपी चल रही होती है। अब देखिए हम अगली बात देखते हैं। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके ना एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट होता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या है? CH3COOH, यानी कि C2H4O2। तो ये एक 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। हमने कहा यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक डबल स्टेप रिएक्शन होता है, लेकिन हमारी बुक में सिंगल स्टेप में दिखाया हुआ है। कैसे हो रही है? सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, फिर हमने कहा ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस हो रहे हैं, और उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक कोएंजाइम आएगा जिसे हम NAD का नाम देते हैं। NAD आफ्टर रिसीविंग द हाइड्रोजन आयंस विल कन्वर्ट इनटू द NADH मॉलिक्यूल, NADH बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो NADH बना है, कब बना है? पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर। उसके रिजल्ट में पायरुवेट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट किसके अंदर हो गया? एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैंने आपको कहा ये डबल स्टेप रिएक्शन है। फिर क्या होता है? ये जो एसिटिक एसिड होता है ना, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल ऐड होता है जिसे हम नाम देते हैं कोएश का। ऐश वो ऐश्वर्या राय वाला ऐश, ठीक है, वो आके ऐड होगा। ये कोएंजाइम ए है, को ए, और ये जो SH है इसे हम थायोल ग्रुप कहते हैं। आपको केमिस्ट्री मुझसे ज़्यादा आती है तो आपको ये बातें पता है पहले से, तो हम इसे कोएश कह रहे हैं। जैसे ये कोएंजाइम ए ऐड होता है तो यही जो एसिटिक एसिड होता है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल को ए के अंदर। हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो डीकार्बोक्सिलेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्सीडेशन भी है। इस वजह से हमने कहा कि पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन जो होती है ना, ये एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब आपने एक बात और भी याद रखनी है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में कितने पायरुवेट बने थे? 2। तो फिर जब हम टोटल एनर्जी काउंट करेंगे ना ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, तो हम कंसीडर भी 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स को करेंगे। फिलहाल हम एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल को देख रहे हैं कि व्हेन द सिंगल पायरुवेट मॉलिक्यूल एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया इट कंज्यूम्स 1 ATP, उसकी मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। वो जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर गया, वहां पर पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन होगी। पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन जब होगी तो वही पायरुवेट का मॉलिक्यूल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की मदद से किसमें कन्वर्ट हो गया? एसिटाइल को ए के अंदर बाय द एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। ठीक है बेटा, ये हमने कुछ बातें पढ़ी। देखिए तो क्या बन गया हमारे पास? एसिटाइल को ए बन गया। पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गई। जो नेक्स्ट स्टेप है उसे हम क्या नेम देते हैं? क्रेब्स साइकिल का नेम देते हैं। क्रेब्स साइकिल के बाकी नेम भी देखिए। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। अक्सर नाम्स के अंदर आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कौन सा ऐसा साइकिल है जिसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं? तो क्रेब्स साइकिल ही ऐसा साइकिल है जिसे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, या फिर ट्राई का टी, कार्बोक्सिलिक का सी और एसिड का ए, TCA भी कहते हैं। तो हमने क्रेब्स साइकिल के 3 नेम देखे, हमारी बुक के अंदर 2 मेंशन है, एक सिट्रिक एसिड साइकिल और एक क्रेब्स साइकिल। तीसरा मैंने आपको बताया TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल।
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल किस बेस पे कहते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड का ही अदर नेम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है बेटा, तो हमें अंदाजा हो गया कि क्रेब्स साइकिल का एक और नेम भी है। अब देखें क्रेब्स साइकिल की लोकेशन क्या है। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का दूसरा नेम क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा, तो ये हमें इसकी लोकेशन का अंदाजा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली ना क्रेब्स साइकिल यहाँ पे हो क्यों रहे, क्योंकि जो एंजाइम्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल होते हैं ना, दे आर आल्सो लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस वजह से हम कहते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। देखिए क्रेब्स साइकिल शुरू कैसे हो रहा है। कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, आपने छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सीक्वेंस के साथ बताऊं ताकि वो आपको चीज़ें जो है वो याद रहे। देखिए क्रेब्स साइकिल शुरू कब होता है? व्हेन एसिटाइल CoA molecule combines with the oxaloacetate, या फिर हम इसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी कहते हैं। जो ऑक्सैलोएसिटेट है ना, ये एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। एसिटाइल CoA इज द 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं ना, तो इनके कंबाइन करने से बनता क्या है? सिट्रेट बनता है। ऐड क्या होंगी चीजें और रिमूव क्या होंगी, इन चीजों को हमने देखना है। जो चीज ऐड होगी उसको मैं ब्लैक से बना देता हूं। वाटर ऐड होता है। क्या ऐड हुआ है? वाटर ऐड हुआ है। रिमूव क्या होना है? रिमूव को मैं रेड से बना देता हूं ताकि आपको चीजें ना याद रहें कि ये रिमूव है। कोएंजाइम ए यहाँ पे रिमूव हो गया, कोएश। ऐश्वर्या राय निकल गई है यहाँ से। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे कोएंजाइम ए था, यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है। इस वजह से मैंने क्या कहा? कोएंजाइम ए निकल गया। एसिटाइल CoA व्हेन कंबाइंस विद द ऑक्सैलोएसिटेट, देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर? 4 कार्बन है। सॉरी, ऑक्सैलोएसिटेट के 4 कार्बन और एसिटाइल CoA के 2 कार्बन, 6 कार्बन है। जब ये 6 कार्बन कंबाइन हुए तो उससे बनने वाला जो कंपाउंड होना चाहिए वो भी एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। तो सबसे पहले एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है जिसे हम सिट्रेट या सिट्रिक एसिड का नाम देते हैं, विच इज आल्सो नोन एज द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, तो उससे सिट्रेट बना, और सिट्रेट जो है वो अपने ही आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं आइसोसिट्रेट का। आइसोमराइजेशन हो गई। तो ये हमने क्रेब्स साइकिल के पहले 2 स्टेप पढ़ लिए, जिसमें ऑक्सैलोएसिटेट एसिटाइल CoA के साथ कंबाइन करेगा, उसके रिजल्ट में सिट्रेट बनेगा। सिट्रेट अपने ही आइसोमर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिसे हमने क्या नाम दिया? आइसोसिट्रेट का नाम दिया। अब देखिए आइसोसिट्रेट के साथ क्या होना है। यहां से बेटा शुरू होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन शुरू हो जाती है। आइसोसिट्रेट है हमारे पास। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो गया आगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। आइसोसिट्रेट इज द 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। सॉरी, आइसोसिट्रेट इज द 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अभी हमने देखा अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज द 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसका मतलब है 1 कार्बन कम हो गया। जहां जहां पर कार्बन कम हो रहा होगा ना इन रिएक्शंस के अंदर, वहां पे हम क्या कहेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। अब जो चीज रिमूव हो रही है उसे हम रेड से बना देते हैं, जो चीज ऐड होगी उसको हम ब्लैक से बना देंगे। तो रेड से बना रहा हूं।
कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई। ठीक है बेटा, साथ में और क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, यहां पर NAD पॉजिटिव आया and NAD positive after receiving the hydrogen ions will convert into the NADH, तो NADH भी यहाँ पे बन गया। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, मैंने आपको कहा कि आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, और जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है तो एक NADH का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो ये पहला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर डबल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। तो अगली भी हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को देखते हैं। देखें, अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से डबल स्टेप की मदद से पहले बनेगा सक्सिनाइल को ए और फिर बनेगा सक्सिनेट। देखिए, अगर आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे ना तो सक्सिनाइल को ए नहीं दिखाया हुआ, लेकिन वहां पर रिएक्शन का एरो शो किया, जगह खाली छोड़ दी और वहां से सक्सिनेट। अब आपकी मर्जी है, आप इस सक्सिनाइल को ए को याद रखें या फिर डायरेक्ट जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट बना दें। देखिए, अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास कोई कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल नहीं था, लेकिन सक्सिनाइल को ए के पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो कोएंजाइम ए, एक दफा फिर ऐश्वर्या आ गई, कोएश आ गई, साथ में और क्या होगा, साथ में बेटा यहाँ पे ऐड होता है वाटर मॉलिक्यूल। ये एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये एक 4 कार्बन कंटेनिंग है और नीचे वाला भी 4 कार्बन कंटेनिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ चीजें बाहर भी निकलेंगी। बाहर निकलने वाली चीजों में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ऊपर वाला मॉलिक्यूल 5 कार्बन कंटेनिंग है, नीचे वाला मॉलिक्यूल क्या है, 4 कार्बन कंटेनिंग है। साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रही है। इसका मतलब है NAD पॉजिटिव का मॉलिक्यूल आएगा, हाइड्रोजन आयंस को रिसीव करेगा, एंड आफ्टर रिसीविंग द हाइड्रोजन आयन इट विल कन्वर्ट इनटू द NADH। एक NADH भी यहाँ पे रिलीज हो गया। तो हमने देख लिया, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, कोएश ऐड हुआ, साथ में रिलीज क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और NADH। सक्सिनाइल को ए बन गया। सक्सिनाइल को ए से जब सक्सिनेट की फॉर्मेशन होती है ना, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ना वो जो रिएक्शन के अंदर एक ही ATP का मॉलिक्यूल बनना है ना, वो बनेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनता। पहले GTP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है, उससे बनता है GTP मॉलिक्यूल। GTP इमीडिएटली ब्रेक्स डाउन इनटू द GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ये इतना हाई एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है कि इसके साथ ATP कंबाइन करता है और यहाँ पर एक ATP बन जाता है। ये वो वाहिद ATP है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर डायरेक्ट अपेयर हो रहा है, जिसे हम सबस्ट्रेट लेवल ATP कहेंगे, जो हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ये बात मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जब देखें, अल्फा कीटोग्लूटारेट से डायरेक्ट भी सक्सिनेट बना सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, GDP इन्वॉल्व होता है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। जैसे आपने पढ़ा ना, ATP है, वैसे GTP है, वैसे CTP है, वैसे TTP है। यहाँ पर बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है, बजाय डायरेक्ट ATP के बनने के यहाँ पे GTP बनता है। GTP फौरन टूट के ना ATP बना देता है। ATP ये वो वाहिद ATP है जो इस रिएक्शन के अंदर आपको डायरेक्ट नजर आ रहा होता है, जिसे आप सबस्ट्रेट लेवल ATP का नाम दे रहे होते हैं। आगे बेटा बात समझ, तो जहाँ पे ATP भी बन गया। देखिए, सक्सिनाइल को ए के पास कोएंजाइम ए है, सक्सिनेट के पास नहीं है। इसका मतलब है एक और जो निकलने वाली चीज होगी ना यहाँ पे, वो क्या है, कोएश। मतलब इस ऐश्वर्या को सुकून नहीं, आने जाने आने जाने। ठीक है बेटा, तो ये कोएश जो है एक दफा फिर यहाँ से रिमूव हो गया। जहाँ तक हमारे स्टेप पूरे हो गए। अब लास्ट में आपको ये मैं बात बताऊंगा, वैसे अभी बताने जा रहा था, लेकिन जब हमारे स्टेप्स पूरे हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा।
सक्सिनेट इज द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यहीं से रिएक्शन शुरू करते हैं। ये है बेटा सक्सिनेट। सक्सिनेट से आगे बनना होता है फ्यूमरेट में, ठीक है बेटा। सक्सिनेट से फ्यूमरेट की जो कन्वर्जन होती है ना, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन तो है लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सक्सिनेट के पास भी 4 कार्बन है, फ्यूमरेट के पास भी 4 कार्बन है। तो अब हमारे पास बेटा जो स्टेप्स आएंगे ना, उन्हें हम ऑक्सीडेशन तो कहेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ। हमने वापसी ऑक्सैलो एसीटेट बनाना है। ऑक्सैलो एसीटेट क्या है? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसका मतलब है इससे ऑनवर्ड हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे। डीकार्बोक्सिलेशन कहीं नहीं होगी। होगी बात क्लियर बेटा? अब देखें फ्यूमरेट, याद रखना है आपने, फ्यूमरेट भी F से स्टार्ट हो रहा है और FAD भी F से स्टार्ट हो रहा है। तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट की कन्वर्जन में वाहिद एक ऐसा स्टेप है, जितने भी अब तक हम ग्लाइकोलिसिस से शुरू किया और ऑनवर्ड हम पढ़ चुके हैं, हर जगह पर आपने पढ़ा कि कोएंजाइम NAD आता है, लेकिन ये वो वाहिद ऐसा स्टेप है जहां पर कोएंजाइम FAD आता है। एंड FAD पॉजिटिव आफ्टर रिसीविंग द हाइड्रोजन आयंस will convert into the FADH2 molecule. ऑक्सीडेशन हुई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो उसके रिजल्ट में FADH2 बन गया। सक्सिनेट से फ्यूमरेट की कन्वर्जन हो गई बेटा। फ्यूमरेट से बनता है मैलेट, और फ्यूमरेट से जो मैलेट की कन्वर्जन होती है ना, वो होती है वाया द एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि हमने यहाँ पे ऐड करना है बजाय इसके के रिमूव कर। वाटर ऐड होगा, फ्यूमरेट से मैलेट की कन्वर्जन हो जाएगी। मैलेट से आगे क्या बनेगा? मैलेट से बेटा आगे बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। मैलेट से वही बना हमारे पास जहां से रिएक्शन शुरू हुआ, जिसे हमने कहा ऑक्सैलो एसीटेट है। देखिए पिछले स्टेप के अंदर मैं आपको बता दूं, सक्सिनेट 4 कार्बन कंटेनिंग, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन, मैलेट भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनना है, बोथ आर द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, लेकिन एक दफा फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। उस ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में यहाँ पे NAD पॉजिटिव आएगा एंड आफ्टर रिसीविंग द हाइड्रोजन आयंस ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। ऑक्सैलो एसीटेट बन गया, द वेरी फर्स्ट कंपाउंड विच इज इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, जिसके साथ एसिटाइल को ए ने आके कंबाइन किया था। अब देखिए इस सारे स्टेप के अंदर हमारे पास बना क्या, उनको देख लेते हैं। जो चीज़ें रिलीज हुई, जो काम की चीज़ें हमने वो देखनी है। देखिए यहाँ पे कोएंजाइम ए है, इससे हमें कंसर्न नहीं, NAD से कंसर्न है। NADH बना, एक NADH यहाँ बना, एक NADH यहाँ बना, 2 हो गए। एक ATP भी बन गया, एक FADH2 भी बन गया, एक NADH यहाँ बना। यानी टोटल जो NADH बनते हैं, सिंगल क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूँ, वो 3 है। टोटल जो FADH2 बन रहे हैं एक क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो 1 है। टोटल जो ATP बन रहा है, जिसे आप सबस्ट्रेट लेवल ATP कहते हैं, वो भी 1 है। आपने पढ़ा हुआ है कि एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं, तो 3 से कितने बनेंगे? 9। एक FADH2 के मॉलिक्यूल से 2 ATP बनते हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए? 2, और ये हमारे पास डायरेक्ट था। इसका मतलब ये है कि एक क्रेब्स साइकिल के अंदर अगर हम डायरेक्ट ATP की बात करें ना, तो वो 1 बन रहा था, लेकिन टोटल जो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर बन रहे हैं ना, वो 12 ATP हैं। बाकी कैसे बन रहे हैं? वो रेस्पिरेटरी चेन की मदद से बन रहे हैं, जिसे अभी हमने अगले स्टेप के अंदर पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो अगले स्टेप के अंदर हमने रेस्पिरेटरी चेन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ NADH बन रहे हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो 3 है। टोटल नंबर ऑफ FADH बन रहा है, वो 1 है, और साथ में हमारे पास एक डायरेक्ट ATP बन रहा है। तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास 12 ATP। जब एक पायरोवेट का मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होगा, लेकिन ग्लाइकोलिसिस की ब्रेकडाउन से कितने पायरोवेट के मॉलिक्यूल बने थे? 2।
इसका मतलब ये हुआ कि पायरोवेट के जब दो मॉलिक्यूल्स एंटर होंगे तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के रेफरेंस से देखेंगे ना, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रॉपर ऑक्सीडाइज होता है ना, तो उसके रिजल्ट में क्रेब्स साइकिल के अंदर बनने वाले एटीपी 24 होते हैं। एक पायरोवेट के रेफरेंस से देखेंगे तो बेटा 12 एटीपी हैं, एक ग्लूकोज के रेफरेंस से देखेंगे तो क्रेब्स साइकिल में 24 एटीपी, क्योंकि दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। आगे समझ बेटा, हमने एनर्जी चार्ट भी देखना है। अभी मैं आपको एनर्जी चार्ट भी बताता हूँ कि आखिर किस तरह से हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। अब इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली है ना वो ये हैं कि ऑप्शन बता देता हूँ आपको, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट तो उसी का आइसोमर है, उसे छोड़ दें, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, एसिटाइल CoA। ये 3 मैंने ऐसे मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, ऐसे कंपाउंड लिखे हैं जो बेसिकली क्रेब्स साइकिल के अंदर ना 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है। बाकी आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर जितने भी नजर, आइसोसिट्रेट मैंने आपको कहा कि सिट्रेट का ही आइसोमर है, इस वजह से मैंने उसको मेंशन नहीं किया। अदरवाइज बाकी आपको जितने भी मिलेंगे ना इस क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो सारे के सारे आपको 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नजर आएंगे। जैसा कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बना था, सक्सिनाइल CoA, फिर सक्सिनेट, फिर क्या बना, फ्यूमरेट, फिर क्या बना, मैलेट, फिर क्या बना, ऑक्सैलो एसीटेट। सारे के सारे क्या हैं, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इनको अगर हम देखें तो सिट्रेट 6 कार्बन है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। और यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है वो इतने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, अदरवाइज मैं आपको ना बताता। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास टोटल एनर्जी चार्ट आ चुका है। हम देखते हैं कि एनर्जी बेसिकली ना यहाँ पे जनरेट कैसे हो रही है, फिर मैं आपको आखिरी स्टेप बता दूंगा कि रेस्पिरेटरी चेन क्या है। लेकिन मैंने आपको कहा कि एक NADH से टोटल कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी बनते हैं। एक FADH2 से कितने बनते हैं, 2। अब हम चीजों को करते हैं समाप्त। ग्लाइकोलिसिस से शुरू करता हूं। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था, 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स। उसमें एटीपी कितने बन रहे थे, 4 एटीपी। वो आपके पास पिछला लेक्चर होगा। 4 एटीपी बने, साथ में क्या बना, 2 NADH के मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि जब 2 NADH के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे रेस्पिरेटरी चेन के अंदर, तो इनसे कितने एटीपी बनेंगे, 6 एटीपी। पहले हम ग्रॉस प्रोडक्शन देखेंगे, जिसे हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन अप टू द लेवल ऑफ पायरोवेट हमारे पास कितने एटीपी हासिल हो जाते हैं, 10 एटीपी हासिल हो जाते हैं। नेट प्रोडक्शन ही देख रहे, ग्रॉस प्रोडक्शन देख रहे। फिर हमने कहा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या बना, पायरोवेट बना। और एक पायरोवेट जब एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट होता है तो उससे कितने NADH आते हैं, 1 NADH आता है। जब दूसरा भी पायरोवेट ऑक्सीडाइज होगा तो उससे भी कितने NADH आएंगे, एक और NADH भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, अगर आप एक मॉलिक्यूल की देखेंगे तो 3 एटीपी हैं, दूसरे की देखेंगे तो 3 एटीपी हैं। तो हम कहेंगे कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज करेगा इनटू द 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल एंड देन पायरोवेट एसिड ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, तो उसके रिजल्ट में 6 एटीपी बन जाएंगे। 10 पीछे थे,
प्लस 6 ये हो गए, कितने हो गए 16 ATP। आगे चलते हैं। आगे हमने क्या कहा, हमने कहा क्या होना है, क्रेब्स साइकिल होना है। क्रेब्स साइकिल के अंदर हमने कहा कि जब एक पायरोवेट का मॉलिक्यूल, सॉरी एसिटाइल को क्योंकि बन चुका था, एक एसिटाइल को जब आगे ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करेगा और कंप्लीट क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन होगा, उसमें 3 NADH बनेंगे, एक FADH2 बनेगा और एक डायरेक्ट ATP आपको नजर आ रहा था। 3 NADH से कितने 9 ATP, एक FADH2 से कितने 2 ATP और एक डायरेक्ट नजर आया, कितने हो गए 12। लेकिन हमने कहा था पायरोवेट के मॉलिक्यूल कितने होंगे 2, एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल कितने होंगे फिर 2। जब दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करेगा तो सेम यही चीज होगी, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, फिर 3 NADH बनेंगे, एक FADH2 बनेगा और एक ATP अपेयर होगा, तो 12 ये हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज करता है तो क्रेब्स साइकिल में कितने होते हैं 24 ATP। ऐसे ही है बेटा, बात लिख लेते हैं सबको। ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा कितने थे 10 ATP, उसके बाद पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में कितने हैं 6 ATP। ऐसे ही है ना बात बेटा, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में कितने हैं 6 ATP हैं। फिर हमने कहा कि जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है उसमें कितने हैं, क्रेब्स साइकिल के अंदर बेटा हमारे पास ATP है 24। जब हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने ATP हासिल हो गए हैं 40 ATP। इसका मतलब ये हुआ कि आइदर इट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, आइदर यूकैरियोटिक सेल। जो ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ ATP है ना, ग्रॉस मैंने आपको क्या कहा था, किसे कहते हैं टोटल प्रोडक्शन को, वो कितने ATP है 40 ATP। डिफरेंस कहां पे आता है, नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP पे, बोथ इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेट क्या होता है, नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP, फॉर्मूला देखिए आप, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन। जितने टोटल बन रहे हैं माइनस जितने यूज हो रहे हैं, उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, उसे हम कहेंगे कि ये हमारा क्या बन गया है, नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP बन गया। ठीक है, तो हमने देखा कि ग्रॉस प्रोडक्शन, पहले मैं यूकैरियोट्स की बात कर लेता हूं। यूकैरियोट्स के अंदर आपको पता चला कि 2 ATP कंज्यूम हुए थे प्रीपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में, और 2 ATP और कहां पे कंज्यूम हुए। आपने कहा कि हर पायरोवेट का मॉलिक्यूल जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होगा ना, तो उस वक्त भी एक ATP कंज्यूम होगा। तो टोटल हमारे पास पायरोवेट के कितने मॉलिक्यूल थे, 2 पायरोवेट, तो ATP कितने कंज्यूम होंगे 2, तो 2 ATP कंज्यूम हुए ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ पायरोवेट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बेटा बात समझ, तो इस तरह से ये हमारे पास ATP कंज्यूम हुए। तो हमने कहा कि हमारे पास नेट प्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में कैसी है, फिर नेट प्रोडक्शन इज इक्वल टू द ग्रॉस प्रोडक्शन कितनी थी 40 माइनस कंजप्शन कितनी 4, तो नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स कितनी होती है 36 ATP। आगे बेटा बात समझ, हम प्रोकैरियोट्स के अंदर भी देख लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या सेम है या डिफरेंट है। सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोट्स
यानी कि किसकी बात हो रही है, बैक्टीरिया की बात हो रही है। मैंने आपको कहा ग्रॉस प्रोडक्शन सेम रहेगी, कितनी है 40 ATP है। अब ये बड़ी आपको कंफ्यूजिंग लग रही है बात कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, फिर आखिर क्रेब्स साइकिल किधर होगा और एंजाइम्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल किधर लोकेट कर रहे होंगे। तो बेटा जितने भी प्रोसेस है ना बैक्टीरिया के अंदर वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो एंजाइम्स ऑफ द रेस्पिरेशन है दे एक्चुअली लोकेटेड ऑन द, हम उसमें कहते हैं कि इसकी सेल मेम्ब्रेन या मीजोसोम के लेवल पर लोकेट करते हैं। तो लेकिन जो हमारे पास जितने भी प्रोसेस है ना इनके अंदर वो साइटोप्लाज्म में होंगे। तो देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर जो 40 ATP ग्रॉस प्रोडक्शन है, नेट प्रोडक्शन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2 ATP कंज्यूम होंगे किधर, वही ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रीपरेटरी फेज है। लेकिन क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इस वजह से पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री में जो एटीपी कंज्यूम हो रहे थे ना वो पायरोवेट प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होंगे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो 2 एटीपी वहां कंज्यूम हो रहे थे वो नहीं होंगे। 40 एटीपी जो कि ग्रॉस प्रोडक्शन है माइनस कंजप्शन सिर्फ 2 एटीपी है। तो हम कहते हैं कि इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स जो कंजप्शन या नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है, कंजप्शन हमारे पास 2 एटीपी है जो प्रीपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वो दोनों में सेम रहता है, लेकिन जो हमारे पास नेट प्रोडक्शन आती है वो यहाँ पर 2 ज्यादा आती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी जो है वो कितने हैं 38 एटीपी है। आगे बेटा बात समझ। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से एनर्जी चार्ट बन रहा है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। आखिरी जो बात हमने देखनी है ना बेटा वो रेस्पिरेटरी चेंज या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखनी है जो अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बेटा आप ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।